हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज अब हम अपनी क्लास में अपनी जो सप्लीमेंट्री की बुक हमारी चल रही है भारत की खोज, उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है तलाश। उस चैप्टर का नाम है तलाश। जो हमारे इस बुक के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो हमारे भारत में क्या क्या तलाश करना चाहते हैं, क्या क्या खोजना चाहते थे, उस बारे में ये हमारा चैप्टर है। ठीक है बेटा, देखिए तलाश इस चैप्टर में भी छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें भारत के अतीत की झांकी। अतीत मतलब क्या होता है? अतीत यानी कि बीता हुआ, भूतकाल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है बेटा, देखिए बीते हुए सालों में मेरे मन में, अब मेरे यहाँ पर मेरे, मैं, मुझे आ जाए तो कौन होता है वो हमारे इस बुक के लेखक ही होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बेटा, मेरे मन में भारत ही भारत रहा। इस बीच में बरकरार उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था, मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? अब वो ये सोच रहा है, वो वर्तमान में है अभी फिलहाल, वो ये सोच रहे हैं जो पहले भारत था अतीत में वो क्या था और इसकी क्या विशेषताएं थी, यानी कि वो तलाश करना चाहते थे भारत के बारे में जानकारियां। ठीक है बेटा, उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? अब उसके मन में भारत के अतीत के बारे में बहुत सारे थे कि भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। क्या उसने अपनी सारी धन संपदा को नष्ट कर दिया है? क्या सारी शक्तियां उसकी नष्ट हो गई? इस तरह उसके अनेक उसके मन में जो है सवाल उठते थे। तो उन्हीं की तलाश में प्रधानमंत्री हमारे पंडित जी जो है लगे हुए थे। इसी बारे में ये चैप्टर है। देखिए, भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया। बाहरी आलोचक कौन होता है भाई? हमारे भारत से बाहर के लोग जो हमारे भारत को पसंद नहीं करते, जो आलोचना करते हैं, ठीक है, वो होते हैं ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे इसी भाव से देखा था जैसे संभवतः किसी पश्चिम मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत में बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ भी नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, जो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? अब ये क्या था? अगर भारत की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी होती तो वर्तमान में भी भारत का इतना नाम ना होता जितना है, कि वो अभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है। उसकी जो शक्तियां हैं उसके बारे में जानने का उनके मन में जो है इच्छाएं जागृत हो रही है। मैं उस भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि यहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या भारत इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। फ्रांस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट का संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? अब वो मोहनजोदड़ो के पास गया, उसने वहां पर मकान, गलियां, वो उस तरह वहां की सभ्यता देखी, और वो जब वर्तमान में था तो उस समय भी उसको पता था कि ये अभी भी है। तो वो उसके मन में विचार आया कि भारत के पास अभी भी शक्तियां बची है जिससे वह अपनी अतीत की चीजों को अभी तक बनाए हुए हैं। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भारत की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला।
मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचार और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताजा की। इंडस या सिंधु ये नदियों के नाम है बेटा। इसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियां और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और जिन पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्रित हैं। इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी रही है। बेटा ये भारत के बारे में जानकारी है। इस चैप्टर में आपको इसकी रीडिंग ध्यान से लगानी है। इसमें समझाने का इतना कुछ है नहीं, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी मैं आपको समझाती जाऊंगी। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहां का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूं और देखता हूं कि वहां अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है, जो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों की भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। अब जो हमारी गंगा नदी है बेटा, वो आपने देखा होगा हमारे वेदों पुराणों में भी गंगा का जिक्र होता है। तो इसमें क्या था कि आज भी गंगा नदी पर जो हमारा ये कुंभ का जो मेला लगता है वो आज के टाइम में भी, ये तो पंडित जी ने जब बुक लिखी थी तब की बात है, लेकिन आज जो टाइम चल रहा है इस पर आज भी कुंभ के मेलों में करोड़ों लोग वहां पर आते हैं। तो अभी भी हमारे मन में ये सवाल है, अगर हमारे अतीत की बातें अभी तक या हमारी अतीत की परंपराएं अभी तक जीवित है तो उनके पीछे कोई ना कोई तो राज रहा होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर वो तलाश करते हैं। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबंध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा था। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने अभिलेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को बुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था।
इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपनी उतार चढ़ावों और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी, मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। देखिए बेटा, अब ये जो जब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहीं पर भी जाते थे, जो हमारे ऐतिहासिक स्थल थे, जो ऐतिहासिक इमारतें थी, वहां पर जब जाते थे तो उनके बारे में उनको जानकारी मिलती थी, उनके बारे में सुनते थे तो उनको ऐसा लगता था जैसे उनके प्रत्यक्ष ही यह सब हो रहा हो। तो ये इसी तरह वो तलाश करते हुए पूरे भारत में घूम रहे थे। अभी हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, भारत की शक्ति। देखिए बेटा, इसी चैप्टर में एक छोटा सा एक टॉपिक और आता है, भारत की शक्ति और सीमा। यानी कि भारत के पास क्या क्या शक्तियां थी, लेकिन उन शक्तियों पर भी कुछ सीमाएं प्रतिबंध होते हैं, वो क्या थी, वो है हमारा छोटा सा टॉपिक। इसको हम रीड करते हैं। देखिए बेटा, भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट हैं। अब क्या है, उसके पतन के हाल के कारण। पतन क्या होता है? ह्रास होना, खत्म होना, मतलब समाप्त हो जाना, वो होता है। कि उसके जो कारण थे वो पूरी तरह से स्पष्ट है कि उनका कारण क्या रहा है, कि भारत की जो सभ्यता संस्कृति जिनका पतन हो चुका है उनका कारण क्या है, उनके कारण जो है बिल्कुल स्पष्ट है। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। अब इसमें क्या था कि जो हमारे पास तकनीकी थी वो यूरोप ने ले ली थी और हम पिछड़ गए, और यूरोप जो है अपने तकनीकी मामले में आगे बढ़ गया था। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी और हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। अब जो यूरोप था उसके पास तकनीकी संसाधन अच्छे हुए, वहां पर जो है जो तकनीकी विकास अच्छे हो गए, भारत पिछड़ गया तो वो यूरोप आगे चला गया। और ये जो है पूरे एशिया की कहानी है, सिर्फ भारत की देश की नहीं है, एशिया में जितने भी देश आते हैं उन सभी की ये कहानी है। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। जहां कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहां शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहित्यिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली और उसके स्थान पर महानगरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत ने भारत का ह्रास होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ गए। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह छूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता। इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया, उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों के उस लक्ष्य की ओर खींचती है, पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता।
हो और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बरकरार बनी रही। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। अब इसमें क्या था बेटा कि सीमाएं और शक्ति, के भारत के पास क्या क्या शक्तियां थी, उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कितनी सीमाएं उन पर लागू होती है, इस तरह के इस जो टॉपिक आपने पढ़ा सीमाएं और शक्ति, इसमें आपने अभी पढ़ा। अब हम अगली जब अब क्लास में मिलेंगे तो इसी पाठ के और टॉपिक जो बचे हुए हैं, छोटे छोटे टॉपिक, उसके साथ हम मिलते हैं और इसके आगे इस चैप्टर को पूरा करते हैं। अगली क्लास में हम इसी चैप्टर का भारत की तलाश टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।